Good morning, student. So today topic is about discuss कंपटीशन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसको पहले तक 4 तक हम बता चुके हैं। हर मॉडल क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हमने बताया है। इस समय आपका मॉडल क्वेश्चन 5 में देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तंबाकू के पौधे के निम्न भागों में से किसी एक भाग में निकोटीन का संश्लेषण होता है। जो टोबैको का प्लांट है उसमें से किस पार्ट से निकोटीन निकाला जाता है। ये क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया स्टेम, फ्रूट्स, लीफ एंड रूट्स। ये 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया, 4 विकल्प दे दिया। उसमें से पूछेगा कि इन विकल्पों में से किस भाग से निकोटीन का संश्लेषण किया जाता है। तो किस भाग से किया जाता है? रूट से, जड़ से संश्लेषण किया जाता है निकोटीन का। किसे किया जाता है? जड़ से। प्लांट की जड़ से निकोटीन का संश्लेषण होता है। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू या टोबैको का टोबैको प्लांट के किस पार्ट से निकोटीन का संश्लेषण होता है। तो किससे होता है? रूट पार्ट से होता है। नंबर 2 हो गया, आर्द्र मौसम में पुष्पगुच्छ निकलने की प्रारंभिक क्रिया धान की 120 दिनों की किस्म में। जब हम पैडी का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के 120 दिन बाद, जो ट्रांसप्लांटिंग होती है उसके 120 दिन बाद धान की 120 दिनों की, मान लें 120 दिन बाद नहीं, धान की जो वैरायटी होती है 120 दिन की वैरायटी है, उसमें से बुआई के 60 से 65 दिन के बाद उसमें से पुष्पगुच्छ निकलना शुरू कर देते हैं। पास में पैडी की जो वैरायटी होती है वो 120 दिन की मान लीजिए, तो उसमें कितने दिनों के बाद पुष्पगुच्छ निकलना शुरू करते हैं? तो 60 से 65 दिन के बाद पुष्पगुच्छ निकलना शुरू कर देते हैं। उसमें कई ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, 60 से 65 दिन, 65 से 70 दिन, 70 से 80 दिन, 80 से 85 दिन। तो उसमें आपको सिर्फ किस पे लगाना है टिक? बुआई के 60 से 65 दिन के बाद पुष्पगुच्छ निकलना शुरू कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, खलियों में से कौन सा एक खाद शक्ति के अलावा नाइट्रीकरण अवशोषण की तरह काम करता है। देखिए, निम्नलिखित खली दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें से नीम की खली दे दिया, महुए की खली दे दिया, सरसों की खली दे दिया, तीसी खली दे दिया, और उसमें से पूछेगा कि किन खलियों में से नाइट्रीकरण अवशोषण काम करता है। तो आपको खलियों में से एक खाद जो है शक्ति के रूप के अलावा नाइट्रीकरण अवशोषण का काम करता है, वो कौन सी खली होती है? नीम की खली होती है। कौन सी खली होगी? नीम की खली होगी। उसमें एक खाद शक्ति के अलावा नाइट्रीकरण अवशोषण का भी काम करता है। बात समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों में से कौन एक मृदा में बोरान का मुख्य स्रोत है। बहुत सारे खनिज दिए रहेंगे, उस खनिज में पूछेगा कि बोरान का कौन सा स्रोत है। तो इसमें कौन सा स्रोत आप लिखेंगे? टूरमेलाइन का स्रोत। क्या है? टूरमेलाइन मुख्य स्रोत है। जो बोरान, इस निम्नलिखित में से कौन एक मृदा में बोरान का मुख्य स्रोत है? तो टूरमेलाइन है। नेक्स्ट, पौधे के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी निकाली गई थी। पौधों में जो पोषक तत्व हैं उसकी किस कसौटी पे निकाला गया था? किस साइंटिस्ट ने निकाला? तो उसका नाम है आर्नन। क्या नाम है? आर्नन के द्वारा पौधों में पोषक तत्वों की आवश्यकता कसौटी निकाली गई थी। उसमें कई साइंटिस्टों का नाम देगा, आर्नन दे देगा, बैक्सिल दे देता है, ब्लैक्सेन दे देगा, कुछ और पूछता है। तो उसमें से आपको आर्नन के द्वारा ही निकाला गया था पोषक तत्वों की आवश्यकता। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, एक बार पौधों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, जो पौधों के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसको किस साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार बताया गया या पहली बार निकाला गया? तो आर्नन के द्वारा बताया गया या निकाला गया। बात क्लियर समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज क्लोराइड में एक अतिरिक्त तह होती है। जो खनिज क्लोराइड होती है उसमें एक अतिरिक्त जो तह होगी उसको कहते हैं ब्रूसाइड। क्या कहते हैं? ब्रूसाइड की तह होती है। जो एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा तह होती है, एक्स्ट्रा लेयर होती है उस खनिज में, उसको हम कहते हैं ब्रूसाइड लेयर। बात समझ में आ रहा है? खनिज क्लोराइड में एक अतिरिक्त तह होती है या एक्स्ट्रा लेयर इन मिनरल क्लोराइड, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रूसाइड की। नेक्स्ट है क्लोराइड का संबंध। जो क्लोराइड का रिलेशनशिप ऑफ क्लोराइड क्या क्या है? दो संबंधे दो प्रकार से। उसमें कई दिया रहेगा,
ऑब्जेक्टिव में 2.2, 2.3, 2.4, 2:5, मतलब 2:2 करके 2:3 करके इस तरह दिया रहेगा। तो इसमें 2:2 प्रकार के क्लोराइड का संबंध है। बात क्लियर समझ में आई। नेक्स्ट है संस्तर स्थिति में जो बल मृदा की प्रोफाइल बनती है उसमें शामिल है जो हॉरिजॉन्टल, जो मिट्टी की तह को काटते हैं, जो मिट्टी की प्रोफाइल काटी जाती है, मृदा संस्तर जो बनाए जाते हैं उसमें मृदा वन में प्रोफाइल बनाती है, उसमें शामिल होते हैं ए, बी, सी, डी और ओ। कौन कौन शामिल होते हैं? ए, बी, सी और ओ। नेक्स्ट है आवश्यक तत्व वे हैं, एसेंशियल मिनरल्स कौन कौन है जिसकी कमी पौधे के जीवन चक्र को पूरा नहीं होने देती। ये ऑप्शन एकदम सही, 100%। अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एसेंशियल एमिनो एसिड तो कौन कौन से होते हैं? वे तत्व होते हैं जिसकी कमी से पौधे जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। कई ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका एकदम 100% सही होगा। नेक्स्ट है मृदा परत जिससे अधिकतम निक्षालन होता है, उसका प्रतीक है लीचिंग की क्रिया होती है। मृदा परत में लीचिंग क्रिया अधिकतम किसके द्वारा होती है? A2 से। किसके द्वारा होती है लीचिंग? A2 से। मृदा परत जो होती है, मृदा प्रोफाइल इसको कहते हैं, वो से A2 के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पौधों में मॉलिब्डेनम आवश्यक है क्योंकि वह एक कोफैक्टर है। किसका? नाइट्रेट रिडक्टेज का, नाइट्रेट रिडक्टेज का एक कोफैक्टर कहलाता है। नाइट्रेट रिडक्टेज का एक कोफैक्टर कहलाता है। याद कर डालिए क्या है? पौधों में मॉलिब्डेनम आवश्यक है क्योंकि वह एक फैक्टर है, कोफैक्टर है। किसका? नाइट्रेट रिडक्टेज का। नेक्स्ट है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई है। कौन सी है? फैमिली है, परिवार। परिवार ही इकाई होती है। मेन घर में जो सदस्य होते हैं उससे परिवार बनता है, परिवार ही इकाई है। उस इकाई से गांव बनता है, गांव से ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक से जिला बनेगा। तो उसका जो मुख्य इकाई है, मेन यूनिट है, प्राइमरी यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? परिवार या फैमिली। नेक्स्ट मिक्स फार्मिंग में सकल फार्म आय में पशुधन का योगदान होता है। जो मिक्स फार्मिंग होती है उसके साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसका सब योगदान कितना होता है? कम से कम 10%। खेती के साथ पशुपालन करना और उसका जो योगदान होता है वो 10% होता है प्रॉफिट में। नेक्स्ट हिस्टोसोल या हाइड्रोमार्फिक मृदाओं में जैव पदार्थ का अंश होता है। देखिए हिस्टोसोल भी कहते हैं या हाइड्रोमार्फिक मृदा भी कहते हैं। हिस्टोसोल या हाइड्रोमार्फिक मृदाओं में जैव पदार्थ कितना होता है? 12 से 18%। कितना होता है? 12 से 18%, 12 to 18%। नेक्स्ट है टी के लिए, चाय के लिए चुनिंदा नाइट्रोजनिक उर्वरक है। कौन सा? कई उर्वरक दिया रहेगा, कई ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें सिर्फ आपको एक ऑप्शन सही लिखना है। क्या रहेगा? अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट है। चाय के लिए चुनिंदा नाइट्रोजनिक उर्वरक क्या है? अमोनियम सल्फेट। याद हुआ? नेक्स्ट स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रम के नियोजन का प्रथम चरण है। उसमें से कई ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला दिया रहेगा वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। क्या है उसमें? वर्तमान स्थिति का विश्लेषण पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई में से एक ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण होता है स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रम के नियोजन का प्रथम चरण। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट में 21.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 21.5% नाइट्रोजन। तो इस तरह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 17-18 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप याद रखिए अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 21.5% होगा। और तंबाकू से किस भाग से निकोटीन का संश्लेषण होता है? रूट से। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।